एकमात्र अंग्रेज जिसने रानी लक्ष्मीबाई को देखा था और कोई अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को देख नहीं पाया। यहाँ तक कि जब रानी की युद्ध में मृत्यु हुई तब भी रानी का मृत शरीर किसी अंग्रेज के हाथ नहीं लगे थे। मात्र इतिहास में एक ऐसा अंग्रेज था जिसने रानी की एक झलक देखी थी और जो उस एक झलक को किताबों में कैद कर लिया। उस भाग्यशाली अंग्रेज लेखक का नाम था जॉन लैंग। आइए जानते हैं कि उस अंग्रेज लेखक जॉन लैंग ने ऐसा क्या लिखा था रानी से मुलाकात के बाद। आजाद भारत का इतिहास अपने आप में एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। कुछ महारथियों और महारानियों इसमें सफल भी हुए तो कुछ विफल होने के बावजूद स्वतंत्रता की चिंगारी लगाने में सफल हुए। रानी लक्ष्मीबाई की उस वक्त चर्चा लोगों में बहुत था और वो बहुत मशहूर थी, इसीलिए ऑस्ट्रेलियन लेखक जॉन लैंग को रानी से मिलने की बड़ी उत्सुकता थी। जॉन लैंग एक राइटर और वकील दोनों था। 1854 में जॉन लैंग जब भारत में यात्रा कर रहा था और समय समय पर मामले लड़ता रहता था। रानी ने उसे सलाह ली। उसकी इस मुलाकात के विवरण से रानी के बारे में वह वर्णना दिया गया है जो रानी पर लिखी गई अधिकांश पुस्तकों में मिलता है। यह उनकी उस मुलाकात का पूरा विवरण है जो 1861 में प्रकाशित उनकी पुस्तक वंडरिंग इन इंडिया से लिया गया है। किताब में जॉन क्या लिखता है, आइए जानते हैं कि कुछ इस प्रकार के हैं। थोड़ी देर में हम गेट पर पहुंच गए, जिस पर पैदल चलने वाले सेवकों ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। एक गेट खोला गया और जल्द से बंद कर दिया गया। फिर रानी को सूचना भेजी गई और लगभग 10 मिनट की देरी के बाद गेट खोलने के लिए हुक्म आया। मैं हाथी पर सवार होकर अंदर गया और एक प्रांगण में उतरा। शाम बहुत गर्म थी। मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द जमा हुए स्थानीय लोगों की भीड़ में मेरा दम घुट जाएगा। मेरी बेचैनी देखकर मंत्री ने उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया। कुछ देर और रुकने के बाद मुझे एक बहुत ही संकरी पत्थर की सीढ़ी चढ़ने को कहा गया और नीचे उतरने पर एक स्थानीय सज्जन मिले जो रानी के रिश्तेदार थे। उन्होंने मुझे पहले एक कमरे में और फिर दूसरे कमरे में दिखाया। ये कमरे 6 या 7 इस तरह के सभी कमरों की बिना साज सज्जा के थे, सिवाय इसके कि फर्श पर कालीन बिछे थे, लेकिन छत से पंखा और झूमर लटके हुए थे और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की स्थानीय तस्वीर लगी हुई थी, जिनमें कहीं कहीं एक बड़ा दर्पण भी था। आखिरकार मुझे एक कमरे में दरवाजे पर ले जाया गया जिस पर स्थानीय सज्जनों ने दस्तक दी। अंदर से एक महिला की आवाज आई, कौन है? साहब जवाब था। थोड़ी देर की देरी के बाद किसी अदृश्य हाथ ने दरवाजा खोला और स्थानीय सज्जन ने मुझे अंदर आने के लिए कहा। साथ ही मुझे बताया कि वे मुझे छोड़कर जाने वाले हैं। अब मेरी ओर से थोड़ी देर की देरी हुई। बड़ी मुश्किल से मैं अपने जूते उतारने में कामयाब हो पाया। आखिरकार मैंने ऐसा किया और मुझे पहने हुए कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के बीच में, जिस पर शानदार कालीन बिछा हुआ था, यूरोपीय निर्माण की एक आराम कुर्सी थी और उसके चारों ओर फूल की मालाएं बिखरी हुई थी। झांसी अपने सुंदर और मीठी महक वाले फूलों के लिए प्रसिद्ध है। कमरे के अंत में एक पर्दा था और उसके पीछे लोग बात कर रहे थे। मैं आराम कुर्सी पर बैठ गया। मैं सुन सकता था कि कुछ महिलाएं एक बच्चे को साहब के पास जाने के लिए मना कर रही थी और मैं सुन सकता था कि बच्चा ऐसा करने से मना कर रहा था। आखिरकार उसे मेरे कमरे में भेजा गया और जब मैंने बच्चे से विनम्रता से बात की तो वह मेरे पास आया, लेकिन बहुत ही डरपोक ढंग से। उसके कपड़े और शरीर पर मौजूद कहने से मुझे यकीन हो गया कि ये बच्चा दिवंगत राजा का दत्तक पुत्र था और झांसी की छोटी सी गति का अस्वीकृत अधिकारी था। वो एक सुंदर बच्चा था, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटा और चौड़े कंधे वाला था। मैंने जितना भी मराठा बच्चे देखे हैं उनमें से अधिकांश की तरह। जब मैं बच्चे से बात कर रहा था तो पर्दे के पीछे से एक तीखी और असंगत आवाज आई और मुझे बताया गया कि वह लड़का महाराजा था जिसे भारत के गवर्नर जनरल ने अभी अभी उसके अधिकार छीन लिए थे। और अब रानी ने मुझे पर्दे के करीब आने के लिए आमंत्रित किया और अपनी शिकायतें बतानी शुरू कर दी। और जब भी वह रुकती तो उसके चारों ओर खड़ी औरतें एक तरह का कोरस शुरू कर देती, उदासी भरी उदारों की एक श्रृंखला। उसे हाय मुझ पर क्या अत्याचार है, ये मुझे कुछ हद तक एक ग्रीक त्रैस्टी की दृश्य की याद दिलाती थी।
मैंने सुना था कि रानी बहुत ही सुंदर महिला थी और मैं वास्तव में उनकी एक झलक पाने के लिए बहुत उत्सुक था। और चाहे वह संयोग से हुआ हो या रानी से जानबूझकर, मुझे नहीं पता, मेरी जिज्ञासा संतुष्ट हुई। छोटे लड़के ने पर्दा हटा दिया और मुझे रानी का एक अच्छा नज़ारा देखने को मिला। यह केवल एक पल के लिए था। यह सच है, मैंने उन्हें अभी भी पर्याप्त रूप से देखा था ताकि मैं उनका वर्णन कर सकूं। वह लगभग मध्यम कद की महिला थी। जब वह छोटी थी तब उनका चेहरा बहुत सुंदर रहा होगा और अब भी उनमें कई आकर्षण है। भाव भी बहुत अच्छे थे और बहुत बुद्धिमान थे। आंखें विशेष रूप से सुंदर थी और नाक बहुत नाजुक आकार की थी। वह बहुत गोरी नहीं थी, हालांकि वह काली से भी बहुत दूर थी। उसके शरीर पर अजीब बात है, सोने की बालियों की एक जोड़ी को छोड़कर कोई भी आभूषण नहीं था। उसकी पोशाक एक सादी सफेद मलमल की थी जो बनावट में बहुत ही बढ़िया थी और उसका शरीर बहुत ही सुंदर था। और जो चीज उन्हें बिगाड़ रही थी वह थी उनकी आवाज, जो कराहने और कर्कश के बीच की थी। जब पर्दा हटाया गया तो वह बहुत नाराज थी या ऐसा ऐसा दिखावा कर रही थी, लेकिन तुरंत वह हंसी और अच्छे स्वभाव से यह उम्मीद जताई गई कि उन्हें देखने से ना तो उनके दुखों के प्रति मेरी सहानुभूति कम हुई है और ना ही उनके पक्ष में कोई पूर्वाग्रह हुआ है। इसके विपरीत मैंने उत्तर दिया, यदि गवर्नर जनरल मेरे जितना ही भाग्यशाली होता और थोड़े समय के लिए भी, तो मुझे पूरा यकीन है कि वह झांसी को फिर से उनकी सुंदर रानी के शासन में वापस दे देता। उन्होंने मेरी तारीफ का जवाब दिया। मैंने रानी को बताया कि पूरी दुनिया उनकी सुंदरता और उनकी बुद्धि की महानता की प्रशंसा से गूंज रही है और उन्होंने मुझे बताया कि धरती का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां उनकी भलाई के लिए प्रार्थना न की गई हो। फिर भी हम मुद्दे पर वापस आए और उनका मामला मैंने उनको बताया कि गवर्नर जनरल के पास देश को बहाल करने और इंग्लैंड के संदर्भ दिए बिना दस्तक पुत्र के दावे को मान्यता देने का कोई अधिकार नहीं है और उनके लिए सबसे विवेकपूर्ण तरीका यह होगा कि वह सिंहासन के लिए याचिका दायर करे और बीच 6,000 पाउंड प्रति वर्ष की पेंशन ले ले। इस विरोध के साथ कि यह दस्तक पुत्र के अधिकार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया और बल्कि जोर से चिल्लाया और कहा, मैं झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। फिर मैंने उनसे यथासंभव नाजुक ढंग से बताया कि किसी भी तरह की विरोध कितना निरर्थक और खतरनाक हो सकता है और उन्हें बताया सच क्या है कि एक देसी रेजिमेंट की एक शाखा और कुछ तोप खाने महल से 3 मार्च की दूरी पर थे और मैंने उन्हें यह भी समझाया कि इसके आगे बढ़ने का थोड़ा सा भी विरोध उनकी हर उम्मीद को नष्ट कर देगा और संक्षेप में उनकी स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगा। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया और उनके वकील ने भी, और मेरी धारणा से वो ठीक भी था और सच भी था कि झांसी के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में नहीं जाना चाहते थे। उस रात महल छोड़ने से पहले 2 बजे से अधिक समय हो चुका था और मेरे जाने से पहले मैंने उस महिला को अपने सोचने के तरीके के बारे में समझाया, सिवाय इसके कि ये ब्रिटिश सरकार से कोई पेंशन लेने के लिए सहमत नहीं होंगी। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत के ऐतिहासिक जानकारी हम इसी तरह आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आज्ञा दीजिए मधुस्मिता को।